लास्ट लेक्चरों में कैपेसिटर के बाबत, उसका मूल सूत्र, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के लिए समतुल्य धारिता या कैपेसिटेंस के सूत्र प्राप्त किए थे और इनके बीच संबंध देखे थे। आज हम कैपेसिटरों के, संधारित्रों के संयोजनों को सीखेंगे, परिपथ को सीखेंगे और सरल से लेकर धीरे धीरे मध्यम और कठिन परिपथ पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन सूत्रों का उपयोग होगा, कैपेसिटरों के परिपथ को सीखने में जिन सूत्रों का उपयोग होगा उनकी थोड़ी चर्चा कर दे, फिर हम परिपथ को लेते हैं। पहले शुद्ध श्रेणी, शुद्ध समांतर लेंगे, फिर मिश्रित करेंगे, फिर उनको जटिल करेंगे और तुल्य कैपेसिटेंस निकालना या आवेश निकालना, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर कितना आवेश है या विभवांतर निकालना, ये सभी चीज़ों को एक तरफ से सीखेंगे। 2-3 सूत्र हैं, इनकी ज़रा चर्चा करते हैं। अगर किसी कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी का धन ध्रुव जिस कैपेसिटर की जिस प्लेट से जुड़ता है वह प्लेट धनावेशित होती है और ऋण ध्रुव जिस प्लेट से जुड़ता है वह ऋणावेशित होती है। अर्थात कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश आता है, जितना धन आवेश आएगा उतना ही ऋण आवेश आएगा दूसरी प्लेट पर। तो प्लेट पर जो आवेश है उसको हम Q कह रहे हैं। कैपेसिटर है, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस होगा और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। अब एक प्लेट धनावेशित बनी है, दूसरी ऋण आवेशित बनी है, ये धन विभव पर है और ये ऋण विभव पर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर होगा जिसको हम V कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर कैपेसिटर, अकेला कैपेसिटर V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होता है तो कैपेसिटर की दो प्लेटों पर जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना विभवांतर आता है, यानी दो प्लेटों पर विभवांतर है V। तो सबसे पहले हम जो कैपेसिटर का मूल सूत्र समझ रहे हैं उसको ख्याल करें। QCV का संबंध है और वो है Q बराबर CV। ये कैपेसिटर का मूल सूत्र है। भिन्न भिन्न चीज़ों को ज्ञात करने में, कभी आवेश ज्ञात करेंगे, कभी विभवांतर ज्ञात करेंगे, हम इसका बहुत उपयोग करेंगे। ये सूत्र हम किसी भी कैपेसिटर के लिए किसी भी स्थिति में रहा हो तब लगा सकते हैं, लेकिन तब Q और V ये उस स्थिति में आवेश और उस स्थिति में विभवांतर हैं जहां वो लगे होंगे, जिनको आज हम सीखेंगे। दूसरा जो हमने सीखा था पिछले लेक्चरों में, और वो है संधारित्रों का या कैपेसिटरों का श्रेणी संयोजन। दो कैपेसिटर, या यहाँ हमने दो लिए हैं, हम कितने भी ले सकते हैं, 3, 4, कितने भी, दो कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़ा है। श्रेणी में जोड़ने के लिए कम से कम दो कैपेसिटर तो होने चाहिए, ज़्यादा हो तो फिर कोई बात नहीं है। अकेला कैपेसिटर तो ना श्रेणी ना समांतर होता है, तो दो कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़ा है। श्रेणी में इसी तरह से जुड़ते हैं, आवेश को बहने का एक ही रास्ता रहता है। श्रेणी संयोजन की ये खूबी है। कोई भी चीज़ श्रेणी में जोड़ते हैं, आज कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, अगले लेसन में अवरोधों को जोड़ेंगे, फिर कभी बैटरियाँ जोड़ेंगे। तो श्रेणी का मतलब है दोनों के लिए एक ही रास्ता होना चाहिए, आवेश को बहने का एक ही रास्ता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, तो ये दो कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, इस तरह से श्रेणी में जुड़ता है कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर को हम श्रेणी में जोड़ते हैं, ये बिंदु A है जहां इस कैपेसिटर की एक प्लेट है और वो B है जहां दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, श्रेणी में जोड़ा। और अगर श्रेणी में जोड़कर हम V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का धन और ऋण ध्रुव कहाँ है वो पहले देखें। बैटरी का धन ध्रुव है A पर और बैटरी का ऋण ध्रुव है B पर, यानी A और B के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा, इन दो बिंदुओं पर विभवांतर, वो V जितना होगा। A और B के बीच विभवांतर V जितना होगा, जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी का धन ध्रुव सीधा A पर है और ऋण ध्रुव B पर है।
श्रेणी की खूबी हमने सीखी थी, फिर भी आज हम कैपेसिटरों को व्यापक रूप से परिपथों को सीख रहे हैं, इसलिए ख्याल करें। जब विभिन्न कैपेसिटर 2, 3 कितने भी श्रेणी में जुड़ते हैं तो सभी कैपेसिटरों पर जो आवेश होगा आएगा, कैपेसिटर की प्लेटें जो आवेशित होती हैं वो समान आवेशित होती हैं, एक ही रास्ता है, तो सभी प्लेटों पर आवेश समान होगा और कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच विभवांतर का बंटवारा होगा। बंटवारा होना मतलब ए और बी के बीच विभवांतर V है। अब ये रहा पहला कैपेसिटर, तो पहले कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है मानो, और दूसरे कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, तो जो V1 और V2 है उसका योग V जितना होगा। इसी को हम बंटवारा होना कहते हैं, इसी को हम योग होना भी कह सकते हैं, बराबर। तो बैटरी के जो सिरे ए और बी बिंदु पर जुड़े हैं वहां V वोल्ट का विभवांतर पैदा करता है बैटरी, और इस कैपेसिटर के दो सिरों पर V1 यहाँ V2, तो ये दो का योग V जितना होगा। अगर तीसरा कैपेसिटर भी जुड़ा होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाता। यानी जो भी ये दो बिंदुओं के बीच जितने भी कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े होते हैं, प्रत्येक कैपेसिटर के विभवांतरों का योग ए और बी के बीच जितना भी विभवांतर है उसके बराबर होता है, और ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो बैटरी के वोल्टेज जितना है। इसको हम इस अर्थ में बंटवारा बोल रहे हैं, इसको योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सबके विभवांतरों का योग करेंगे। श्रेणी में अगर कैपेसिटर जुड़े हैं, सभी कैपेसिटर जब आवेशित होते हैं तो दो प्लेटों पर विभवांतर होता है, तो सभी कैपेसिटर की दो प्लेटों के विभवांतरों का योग करेंगे तो वो कुल विभवांतर जितना होगा, अर्थात बैटरी के वोल्टेज जितना होगा। तो ये श्रेणी की खूबी है कि आवेश समान रहता है और विभवांतर का बंटवारा होता है। ये चीजें अगर हम समझ लेते हैं ढंग से तो हम कैपेसिटर परिपथ के सभी सवालों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से ख्याल कर लें। तीसरा बात भी जरा ख्याल करें, संधारित्रों का, कैपेसिटरों का समांतर संयोजन। यहां मैंने दो कैपेसिटर दिखाए हैं सुविधा के लिए, बाकी कितने भी समांतर में जुड़े हो सकते हैं। जब विभिन्न कैपेसिटर 2, 3, 4 कितने भी समांतर में जुड़ते हैं तो समांतर की खूबी को समझें। आकृति, भौमितिक आकृति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी होगी भौमितिक आकृति कि वो समांतर में जुड़े होंगे लेकिन वो आकृति ऐसी नहीं दिखेगी, वो अलग ही दिखेगी, पर होंगे समांतर में, जो हम चर्चा करेंगे सवालों के अंदर। तो एक बिंदु पर पहले कैपेसिटर की एक प्लेट ये चालक तार है और दूसरे की एक प्लेट, दोनों को जोड़ दो, बराबर। बिंदु का मतलब यहाँ कोई स्थान नहीं है, बिंदु का मतलब दोनों चालक तार को हम जोड़ देते हैं, बस वो ही बिंदु के रूप में हम कह रहे हैं। और दूसरे बिंदु बी पर दोनों कैपेसिटरों की दूसरी वाली प्लेटें जोड़ दें चालक तार द्वारा, तो इसको हम कहते हैं समांतर संयोजन। और अगर ऐसे समांतर संयोजन के साथ हम बैटरी जोड़ते हैं तब कैपेसिटर आवेशित होता है, और कैपेसिटर आवेशित होगा और समांतर में आवेश का बंटवारा होता है। विभवांतर समान रहता है क्योंकि बैटरी का धन ध्रुव, ये देखें, चालक तार द्वारा बिंदु ए से होता हुआ प्लेट एक पर आया, इस प्लेट पर आया, इस पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर आया, और बैटरी का ऋण ध्रुव चालक तार द्वारा यहां होते हुए पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर आया। यानी इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो बैटरी के वोल्टेज जितना होगा, और वैसा ही दूसरे के लिए भी है। बैटरी का धन ध्रुव चालक तार द्वारा पहली प्लेट पर आता है और बैटरी का ऋण ध्रुव चालक तार द्वारा दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर आता है। तो दूसरे कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बैटरी के वोल्टेज जितना होगा, क्योंकि धन ध्रुव ऋण ध्रुव सीधे वहां पर जुड़े हैं। तो समांतर संयोजन में
आवेश का बंटवारा होता है और विभवांतर समान रहता है। इससे उल्टा है, आवेश बटेगा और विभवांतर समान होगा। अब हम धीरे धीरे पहले शुद्ध श्रेणी सीखें, बिल्कुल शुद्ध श्रेणी, फिर शुद्ध समांतर में सब चीजें ज्ञात करना सीखें, फिर उनको मिश्रित करेंगे, फिर उनको जटिल करेंगे। ऐसे 4 चरणों में हम काम करेंगे। और मैंने सवाल को लिख रखा है कि निम्न परिपथ में परिपथ बदलता जाऊंगा। हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं अलग अलग परिपथ देता जाऊंगा। निम्न परिपथ का तुल्य कैपेसिटेंस और प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश एवं विद्युत विभवांतर ज्ञात करो। यानी सारी चीजें आ गई, तुल्य कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश आ गया और विद्युत विभवांतर भी आ गया, सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहां परिपथ ले रहा हूं, बराबर, वो श्रेणी संयोजन का ले रहा हूं, और वो भी शुद्ध श्रेणी, और कुछ भी नहीं होगा, केवल श्रेणी संयोजन होगा। और हम यहां 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़ेंगे और फिर बैटरी वगैरह जोड़ेंगे, और ये सभी राशियां जिनकी हम आज के प्रश्न में बात कर रहे हैं वो ज्ञात करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो कैपेसिटर के परिपथ के सवाल होते हैं ये प्रैक्टिस वाले हैं, बराबर। तो जरा देखें, तो ये रहा बिंदु ए, 3 कैपेसिटर ले रहा हूं, ये रहा पहला कैपेसिटर, मान लो ये है C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। उदाहरण है ये, कितना भी ले सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड लिया। ये रहा दूसरा कैपेसिटर, C2 बोल रहा हूं, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। और ये रहा तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटरों को ले रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, और ये है 8 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। देखें, बहुत अच्छे से हमने अब ये समझ लिया है कि यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच ये 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़ा है। श्रेणी का मतलब समझें, श्रेणी का मतलब आवेश को बहने के लिए केवल एक ही पथ उपलब्ध होगा। अगर 2 पथ उपलब्ध हो जाएं तो वो श्रेणी नहीं, फिर वहां से वो श्रेणी नहीं कही जा सकती। जैसे मैंने 3 कैपेसिटरों को अगर ऐसे जोड़ूं तो ये श्रेणी है। अब इसमें ये जो है ये चालक तार हैं, कभी हम श्रेणी में उनको ऐसे भी देखते हैं, या इसी को हम थोड़ी देर के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको ऐसे कर देता हूं, आकृति का, भौमितिक आकृति का महत्व नहीं है। ये रहा C1 और ये रहा C3, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये C1, C2, C3 ये भी श्रेणी है, ये तो चालक तार है। देखो एक ही रास्ता उपलब्ध है, आवेश जो भी बहेगा, जो भी प्लेटों पर आवेश आएगा उसको बहने का एक ही मार्ग है। ये श्रेणी की पहचान। उसमें अपने ने जब शुरू में आकृति बनाई थी ये वाली, तो सबको मैंने सीधा रखा था, श्रेणी कहा था। पर ऐसा नहीं है कि सीधा है तो श्रेणी है, ऐसा नहीं होता। आवेश को बहने के रास्ते पर से हम समझते हैं, बराबर। तो कभी श्रेणी तुम देखोगे सीधा, तीनों कैपेसिटर जैसे इसके पहले मैंने इधर आकृति बताई थी उसमें जैसा बताया था सीधा होगा, और कभी इस तरह का भी होगा। तो भौमितिक आकृति का कोई महत्व नहीं होता संयोजनों में, परिपथों में, गुणधर्म का महत्व है। अब मैं वापस वैसी बना रहा हूं, तो 3 कैपेसिटरों को हम श्रेणी में जोड़ रहे हैं, और श्रेणी का मतलब भी समझ रहे हैं। श्रेणी का मतलब एक ही रास्ता होना चाहिए बहने को, आवेश जब बहे तो ये श्रेणी है। यहां हम कह सकते हैं कि हमने C1, C2, C3 को ए और बी के बीच श्रेणी में जोड़ा है, एक ही रास्ता है। अब अगर समझे पूरी चीज, अगर कभी किसी परिपथ में
अगर यहाँ से एक चालक तार होकर यहाँ से कुछ बैटरी या कैपेसिटर कुछ आ जाए, तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते C1 C2 C3 श्रेणी में है, अब नहीं कह सकते। अगर एक और कैपेसिटर मान लो C4 यहाँ जुड़ा होता, तो हम नहीं कह सकते कि C1 C2 C3 श्रेणी में है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ से तो एक रास्ता है, पर यहाँ से फिर दो मार्ग उपलब्ध हो रहे हैं, तो यहाँ से श्रेणी टूट गई। तो अगर ये बिंदु को हम O बोल दें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C1 और C2 A और O के बीच श्रेणी में है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, आकृति को देखकर हम ऐसे सीधा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि C1 C2, इस आकृति की बात कर रहा हूं कि C1 C2 C3 श्रेणी में है, नहीं। अब अगर यहां हम एक और रास्ता निकालते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि A और O के बीच ये दोनों श्रेणी में है। वो नहीं है, दो रास्ते उपलब्ध हो गए। और मैं एक और काम करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर बीच में एक और कुछ ऐसा चालक तार लगा के कुछ जोड़ दूं, कैपेसिटर ही जोड़ दूं, तो अब तो C1 C2 C3 अब कोई श्रेणी में नहीं है। ये मतलब है श्रेणी का। तो श्रेणी को जरा समझेंगे, जहां तक रास्ता एक है उन दो बिंदुओं तक वो श्रेणी में है, फिर अगर रास्ता दूसरा आ जाए तो फिर श्रेणी खत्म हो जाती है, फिर वो दो श्रेणी में रह जाते हैं। जैसा हम यहाँ सीख रहे हैं, ऐसे करने पर ये दो श्रेणी में, और ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा दूं तो कोई भी अब श्रेणी में नहीं। तो केवल ऐसे लाइन से लगे हुए हैं और हम ऐसा बोलने लगे कि श्रेणी में है, उसमें है, इसमें है, ऐसा नहीं होता। अगर बीच में से चालक तार आ रहा है, पथ टूट रहा है, आवेश को बहने के दो रास्ते उपलब्ध हो जाते हैं, श्रेणी वहां से खत्म हो जाती है। फिर देखना पड़ता है कि कौन कौन श्रेणी में है। तो जब हम संधारित्रों के परिपथ को सीखते हैं, तब हम ये सब चीजों को पहले क्लियर करते हैं, फिर परिपथ बहुत ज्यादा आसान लगने शुरू होते हैं। कोई भी राशि हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और मजेदार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं वापस अपने मूल सवाल पर आता हूं कि बिंदु A और B के बीच तीन कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है जरा समझें। पहला, तुल्य कैपेसिटेंस A और B बिंदु के बीच तुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा वो ज्ञात करना है। तुल्य कैपेसिटेंस हम अभी ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश एवं विद्युत विभवांतर, अगर हम इधर बैटरी जोड़ें, तुल्य कैपेसिटेंस तो अभी भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आवेश और विभवांतर के लिए तो बैटरी जोड़नी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर बैटरी जोड़ते हैं, तब हम आवेश की भी गणना कर सकते हैं और विभवांतर की भी गणना कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेप टू स्टेप हर चीज को अलग करके जरा कैपेसिटर के, संधारित्रों के परिपथ को ख्याल करो। सीधा 2 सवाल किताब का कर लिया कैपेसिटर परिपथ से, तो वो बात नहीं, उसको ठीक से हम फैला दें। कैपेसिटर के किसी भी परिपथ पर हम अच्छे से काम करें। तो मैं पूरे सवाल को अब लिखूंगा, फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने 3 कैपेसिटर A और B बिंदुओं के बीच जोड़े। अगर हम चाहें तो अभी भले बैटरी नहीं लगी है, A और B के बीच हम तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं, अभी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम बैटरी लगाते हैं ताकि सारी राशियां, जो दूसरी राशियां हैं, उनकी भी चर्चा हो पाए। तो बैटरी भी लगाता हूं मैं, जो भी उदाहरण है, ये कोई भी मान वाली बैटरी लगा सकते हैं। ये लगा, ये बैटरी लगाई, ये बैटरी का धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, और मान लो बैटरी है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, बराबर। और जैसे ही बैटरी लगाओगे सब आवेशित होगा। अब हम जो प्रश्न में बातें की हैं
तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना, प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश ज्ञात करना और विद्युत विभवांतर ज्ञात करना, उन सबको हम बारी बारी से हल करें। तो पहला सवाल है, ए और बी के बीच हमने 3 कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा है, तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी के बीच ये 3 कैपेसिटर शुद्ध रूप से श्रेणी में है, एक ही रास्ता है, तो हम तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं या तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो तुल्य धारिता कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बराबर सी। तो श्रेणी संयोजन में है, लगा दें श्रेणी का सूत्र। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 1/c बराबर 4 प्लस 2 प्लस 1/c बराबर 7/8। तो c बराबर 8/7 माइक्रोफैराड। बिंदु ए और बी के बीच जो समतुल्य कैपेसिटेंस होगा, समतुल्य धारिता होगी, वो 8/7 माइक्रोफैराड होगी। ये समतुल्य कैपेसिटेंस है। और ए और बी पर हमने बैटरी लगा रखी है, तो तुल्य कैपेसिटेंस तो हमने ज्ञात किया। अब हम आवेश ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात करेंगे, और जो भी आवेश बैटरी से निकलेगा ये तीनों श्रेणी में है। वास्तव में तो आवेश यहां से निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, लेकिन वो धन आवेश को हम ऐसे कह रहे हैं। तो जो भी आवेश बैटरी से निकलेगा वो तीनों पर समान आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों श्रेणी में जुड़े हैं। तो बैटरी से निकलने वाले आवेश को पहले ज्ञात करें, और वो जो भी आवेश होगा वो तीनों पर आएगा। तो बैटरी से निकलने वाले आवेश के लिए हम Q बराबर CV वाला ही सूत्र का उपयोग करेंगे, बराबर। लेकिन C जो लेंगे वो पूरे परिपथ का या A और B के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस लेंगे। अब बैटरी से निकलने वाला आवेश Q होता, तो Q बराबर CV। लेकिन जब भी बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात करते हैं, तब ध्यान दें, तब जो C है वो परिपथ का तुल्य कैपेसिटेंस होता है। ये तो बहुत सरल परिपथ है, एकदम शुद्ध श्रेणी परिपथ है, पर परिपथ जटिल भी हो सकता है और हम उसका तुल्य कैपेसिटेंस भी ज्ञात करते हैं। तो जब बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात करना होता है, तो जो Q बराबर CV का उपयोग करेंगे। Q को बैटरी से निकलने वाला आवेश कहा है, लेकिन C पूरे परिपथ का तुल्य कैपेसिटेंस है, और V बैटरी का विभवांतर या वोल्टेज। तो लगाता हूं सूत्र। तो Q बराबर CV, V वोल्ट में है तो इसको फैराड में होना चाहिए, ऐसा ही, तो बदल देंगे। तो 8/7 इंटू 10⁻⁻6 फैराड में इंटू V 20 वोल्ट, बराबर 16/7। तो Q इक्वल्स टू 16/7 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ये आवेश बैटरी से निकलेगा, समझो इसको, और आगे बढ़ेगा। और हम सीखे हैं श्रेणी में आवेश समान रहता है, जितने भी कैपेसिटर जुड़े हों सब पर समान आवेश रहता है। तो जो भी बैटरी से आवेश निकला या यहां से निकला वो तीनों पर समान रहेगा। तो बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात किया, तो अब प्रत्येक वही आवेश तीनों पर रहेगा। तो प्रत्येक कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश समान Q1, पहले कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश को Q1 कहता हूं, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3,
Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q जितना, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 16/7 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। सभी पर उतना ही आएगा। जो भी आया है आवेश वो श्रेणी में होने के कारण सभी पर समान रूप से चला जा रहा है। यह है बैटरी से निकलने वाला आवेश। तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात किया, बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात किया, प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना आवेश आएगा, जो बैटरी से निकलेगा वही आएगा। प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना आवेश आएगा वो भी ज्ञात किया। अब एक चीज और वो है कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर। ये C1 है पहला कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और जो इस पर आवेश है Q1 वो है इतना। तो जरा देखें, इसमें ही देखें तो V1 बराबर कैपेसिटर एक की दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 बराबर Q बराबर CV वाला सूत्र लगा दे तो Q बराबर CV, Q1 बराबर C1 V1, या वैसे करके लिखे सूत्र से Q1 बराबर C1 V1, तो V1 बराबर Q1/C। इसकी दो प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो हम याद कर रहे हैं। Q1 Q श्रेणी में थे, जो भी बैटरी से आवेश निकला है वही आया है, तो होगा 16/7 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C1 2 माइक्रोफैराड, 2 फैराड में 10⁻⁶ बराबर, तो सरल कर दें हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/10⁻⁶ ऊपर 160 अपॉन 7 to the 40, इतना वोल्ट होगा। जो कैपेसिटर एक है उसके दो सिरों का विभवांतर, उसकी प्लेटों के दो सिर है ना, उस प्लेटों के दो का विभवांतर 160/14 वोल्ट होगा। ऐसे ही हम इसके भी दो सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। Q2 जानते हैं और C2 भी जानते हैं, तो जरा V2 भी ज्ञात कर लें। थोड़ा सा मिटा रहा हूं, V2 बराबर Q2/C2, Q1 Q2 Q3 सब समान है, Q जितना 16/7 to 10⁻⁵ C2 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू 10⁻⁶ बराबर 16 अपॉन 160 अपॉन 28, दूसरे कैपेसिटर की दो प्लेटों का विभवांतर इतना होगा। तीसरे को भी याद कर सकते हैं उसी प्रकार जो तीसरा कैपेसिटर है उसकी दो प्लेट का विभवांतर भी याद कर सकते हैं। तो V3 बराबर Q3/C3, Q1 Q2 Q3 तीनों के मान समान हैं, Q जितने हैं वही रख रहे हैं। 16/7 इंटू 10⁻⁵ C3 8 इंटू 10⁻⁶ 160 अपॉन 56, तो ये रहा V1, ये रहा V2 और ये रहा V3।
और अगर हम ये तीनों का योग करें, V1 V2 V3 तीनों का योग करें तो वो योग V के जितना होगा, 20 वोल्ट होगा। अगर हम योग करते हैं तो वो 20 वोल्ट होगा। तो ये सवाल में हमने बिल्कुल आसान सा श्रेणी परिपथ लिया, 3 कैपेसिटर लिए, श्रेणी में रखे उनको और बैटरी से जोड़ा, और उसको जोड़ने के बाद हमने बैटरी से जो आवेश निकलेगा वो ज्ञात किया, तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात किया, और प्रत्येक कैपेसिटर पर जो विद्युत विभवांतर है, 2 प्लेटों पर विभवांतर कितना है वो भी ज्ञात किया। तो जब हम मध्यम जटिल सवाल करते हैं तो कई बार इस तरह से नेटवर्क में कैपेसिटरों के जटिल परिपथ में इस तरह से श्रेणी में पड़े हुए कैपेसिटर होंगे, और वहाँ हमको इसी तरह से जैसे हमने यहाँ सीखा है काम करना है। तो श्रेणी के जो गुणधर्म हैं उन गुणधर्मों को हम सरल सवालों से पहले सीख लेते हैं, बराबर से ढंग से सीख लेते हैं, फिर जटिल परिपथों में उपयोग कर सकते हैं, सीधे नहीं।